नमस्कार छात्रों, मैं दीपेंद्र सिंह, उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर निवाई, भूगोल व्याख्याता। छात्रों, इस लॉकडाउन के कारण आपकी 11th की परीक्षा भी नहीं हुई और आपको क्रमोन्नत कर दिया है, इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप सभी 12th क्लास बोर्ड क्लास में आ गए हैं। बोर्ड क्लास को देखते हुए इन छुट्टियों में आप घर पर रहते हुए कुछ पढ़ सकें, उसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। सभी अन्य विषयाध्यापकों ने आपको जो है मटेरियल उपलब्ध करा दिया है। मेरा ही मटेरियल आपको अब तक नहीं पहुंचा है। मेरा प्रयास है कि एक क्लास आपको मैं जो है ऑनलाइन दे पाऊं। उसी के लिए मैं आज बात करूंगा मानव अधिवासों पर। छात्रों, मानव अधिवास छात्रों भाग ए के अंदर अध्याय नंबर 6 है और इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छात्रों, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं भी चाहता हूं कि इस अध्याय को आप बहुत अक्सरस याद कर लें तो आपके 4 अंक तैयार हो जाएंगे। तो बात करते हैं मानव अधिवास। अधिवास किन्हें कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित संग्रह को, समूह को क्या कहते हैं? हम अधिवास कहते हैं छात्रों। यानी पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं छात्रों। अधिवास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि कार्यों की पूर्ति और उसके उद्देश्य से अधिवासों का निर्माण किया जाता है। प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास ने मानव अधिवासों को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से, यानी व्यक्ति खुद के लिए और उसकी जो अर्जित की गई संपत्ति, उसके रखरखाव के लिए जो संरचना बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं छात्रों। अधिवासों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अस्थायी और एक स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास एक मौसम विशेष, पशुचारण, एक कुछ समय के लिए जो अस्थायी तौर पर बनाए जाते थे उन्हें अस्थायी अधिवास कहा गया। स्थायी अधिवास जो एक लंबे समय के लिए बनाए गए उनको स्थायी अधिवास कहा गया छात्रों। स्थायी अधिवास पुरापाषाण काल से अस्तित्व में आए छात्रों। जब व्यक्ति समूह में रहने लगा तब से स्थायी अधिवासों की संरचना हमारे समक्ष में आई। अब बात करते हैं छात्रों की ये अधिवास, अस्थायी और स्थायी जो अधिवास है, इन अधिवासों का जो स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है? इनके स्थायित्व के लिए छात्रों कुछ बातें हैं। एक तो स्थानीय संकेंद्रित संसाधन, यानी स्थानीय संसाधन हम ले सकते हैं। स्थानीय संसाधन इनके स्थायित्व का पहला कारण। दूसरा कारण हम बात करें बाह्य विश्व से संबंध, यानी बाह्य लोगों से संबंध भी इनके स्थायित्व का एक कारण, क्योंकि जब हमारा कहीं एक सुनिश्चित स्थान होगा तभी हम किसी दूसरे से संबंध बना पाएंगे। और भावी उन्नति का भी आधार है छात्रों, भावी उन्नति का भी आधार है, क्योंकि हम कहीं पर स्थायित्व लेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? उन्नति और विकास कर पाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि भी इनके स्थायित्व का एक कारण है। उसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक कारण तो इसके हैं ही। ये सभी कारण हैं जो स्थायी अधिवासों के स्थायित्व के कारण है। अब बात करेंगे छात्रों हम अधिवासों के उद्देश्य, किन उद्देश्यों की पूर्ति अधिवासों से होती है। एक एक टॉपिक के रूप में छात्रों बात करें तो भौतिक वातावरण की कठोरता पहला बिंदु आएगा इसका। भौतिक
वर्ण की कठोरता से बचने के उद्देश्य से हम अधिवासों का निर्माण करते हैं। दूसरा हम बात करें तो मौसमी परिस्थितियों से भी बचने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं? अधिवासों का निर्माण करते हैं। खाद्य एवं उपयोगी सामग्री उसका भंडारण उसका रखरखाव के लिए का उद्देश्य भी अधिवासों के निर्माण के लिए होता है। और अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों, जंगली जानवरों से सुरक्षा और हिंसक पशुओं से सुरक्षा का उद्देश्य भी अधिवासों के निर्माण के लिए होता है। और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी हम किनका निर्माण करते हैं? अधिवासों का निर्माण करते हैं। पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन के लिए भी जो है अधिवासों का निर्माण करते हैं। छात्रों, आज के समय में अधिवास एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। जिसका जैसा अधिवास उसका उतना ही स्टेटस सिंबल माना जाता है आज के जनमानस में। हम बात करेंगे अब आगे। ये तो थे अधिवासों का स्थायित्व, अधिवासों के निर्माण के पीछे उद्देश्य, अधिवासों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, स्थायी किन्हें कहा गया है, अस्थायी किसे कहा गया, एक मौसम विशेष के लिए कुछ समय के लिए क्षणिक जो अधिवास निर्माण किए गए उनको अस्थायी कहा गया। और पुरापाषाण काल के बाद जो स्थायित्व समूह में जब व्यक्ति रहने लगा तो स्थायी अधिवासों का भी निर्माण हो गया। हम बात करेंगे अब आज आगे मानव अधिवासों का वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण के आधार पर हम बात करें अधिवासों को तो दो भागों में बांटा गया है छात्रों। पहला है ग्रामीण और नगरीय। आज की कक्षा में हम ग्रामीण अधिवासों के बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। ग्रामीण अधिवासों को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहले बात समझ लें कि ग्रामीण अधिवास है क्या। तो ग्रामीण अधिवास उन्हें कहा गया है जहां व्यक्ति प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़ा रहता है, पृथ्वी के दोहन आदि क्रियाओं से जुड़ा रहता है और उनसे जुड़ा रहकर जहां पर वो अपनी बस्ती और अधिवास बनाकर रहता है, ऐसे समस्त अधिवासों को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। उस ग्रामीण अधिवास में सबसे पहले हम बात करें तो सघन, गुच्छित, सकेंद्रित, पूंजित आदि, संकुलित आदि नामों से जाने जाने वाले अधिवास। सघन गुच्छित अधिवासों में हम बात करें तो छात्रों इसके अंतर्गत व्यक्ति खेतों के मध्य और बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर क्या करता है? अपने अधिवासों का निर्माण करता है। उसके अलावा इस प्रकार के बस्ती में अधिवास पास पास बने होते हैं और एक स्थान पर सकेंद्रित होते हैं और एक स्थान पर सकेंद्रित होने के कारण इनको सकेंद्रित अधिवास भी कहते हैं। उसका उद्देश्य ये भी कि कोई बाह्य आक्रमण अगर हो तो उसका मिलकर क्या कर सके, सब मुकाबला कर सके। सामाजिक प्रगाढ़ता इन अधिवासों में अधिक देखने को मिलती है क्योंकि मकान पास पास में होंगे तो सामाजिक प्रगाढ़ता अवश्य ही मिलेगी और सामाजिक प्रगाढ़ता जहां पर होगी वहां पर वह एक दूसरे के सुख दुख के क्या होंगे, सहचरी होंगे, एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी भी होंगे। इन बस्तियों में आवास 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक भी हो सकते हैं छात्रों। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 500 लोगों से लेकर 1000 या उससे अधिक अधिवासों की जनसंख्या के बस्ती को हम क्या कहते हैं? सघन बस्ती कहते हैं, गुच्छित बस्ती कहते हैं, पुंजित बस्ती कहते हैं। अब बात करें कि ये बस्तियां भारतवर्ष में कहां देखने को मिलती है तो सबसे पहले बात करें तो हम भारतवर्ष में गंगा और सतलज के मैदानों में ये बस्तियां देखने को मिलती है छात्रों। उसके अलावा मालवा का पठार, मालवा और विंध्यन का पठार। राजस्थान में अगर हम बात करें तो छात्रों राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी जो मालवा पठार का भाग है उनमें जो ये बस्तियां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम दूसरी बस्ती, एकाकी बस्ती, एकाकी या प्रकीर्ण। एकाकी जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है,
एकाकी का मतलब जहां व्यक्ति एकाकी जीवन जीता है, बिखरे हुए, छितरे हुए, बिखरे हुए रूप में रहता है, एक दूसरे से दूर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्यत्र दूरी पर जहां आदिवास बनाए जाते हैं, उन बस्तियों को हम एकाकी बस्ती कहते हैं छात्रों। इस बस्ती की विशेषता क्या है? एक दूसरे से दूर मकान बनाए जाते हैं छात्रों, व्यक्ति एकाकी रूप में रहता है, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करता है, क्योंकि एकाकी रहेगा तो स्वतंत्र, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं। जब अगर हम समाज के बीच में रहेंगे तो कुछ समाज के लोग उसको जीवन जीने के ऊपर टोका टिप्पणी कर सकते हैं। जब व्यक्ति स्वच्छंद रहेगा तो उसे कोई टोका टिप्पणी नहीं करने वाला। तो जब व्यक्ति स्वच्छंद रहता है, एकाकी जीवन यापन करता है, तो छात्रों आप समझ जाएंगे कि उनमें सहयोग की भावना भी बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये सब कृषि में संलग्न जातियां, ये बस्तियां कहाँ मिलती है? कृषि में संलग्न जातियां ऊंच नीच का भेदभाव भी इन बस्तियों में रखती है। इस प्रकार से ये बस्तियां देखने को मिलती है। ये बस्तियां भारतवर्ष में बात करें तो गंगा का खादर का मैदान, खादर क्षेत्र में ये बस्तियां देखने को मिलती है। उसके अलावा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी छात्रों, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी, मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके अलावा इस बस्ती के सबसे उपयुक्ततम उदाहरण हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों में ये बस्तियां प्राय अधिक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम छात्रों आगे की बस्ती मिश्रित अधिवास। कौन से अधिवास? मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास छात्रों उसे कहते हैं जो अर्ध सकेंद्रित हो, अर्ध संकुलित हो, या हम कह सकते हैं कि प्रकीर्ण और जो है सघन बस्तियों के बीच की जो अवस्था है उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अधिवास छात्रों कहेंगे। इनमें इन अधिवासों के निर्माण के पीछे पर्यावरणीय कारण नहीं होता है, पारिवारिक कारण होता है। जो एकाकी जीवन जी रहा होता है, धीरे 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 करते उस परिवार की संख्या बढ़ती जाती है, वो एक बस्ती का रूप लेते जाते हैं और धीरे धीरे वो न तो सघन हो पाती है न एकाकी रह पाती है, और बीच की अवस्था उसको कौन सी प्राप्त हो जाती है? मिश्रित अधिवासों की बस्ती उसको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की बस्ती का एक उपयुक्त उदाहरण हमारे कोटा जिले के सांगोद तहसील में देखने को मिलता है छात्रों। आगे हम बात करें तो पल्ली और पुराना, पल्ली और पुराना अधिवास। पल्ली और पुराना, पल्ली और पुराना से तात्पर्य ढाणी, नगला, पूर्वा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। ढाणी, नगला, पूर्वा आदि नामों से इन बस्तियों को जाना जाता है। ये बस्तियां क्या होती है? एक दूसरे अलग होती है किंतु बस्ती के रूप में ये बसे होते हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। यानी कई बार हम देखते हैं कई गांवों में ढाणियां बनी होती है, किसी समाज की बनी होती है, किसी धर्म विशेष से बनी होती है, किसी एक ही जाति में अलग अलग व्यक्तियों के नाम से भी ढाणियां देखने को मिलती है। हम अगर पल्ली और पुराना बस्तियों का उपयुक्ततम उदाहरण अगर हम निवाई नगर के आसपास देखें तो हमारे निवाई नगर के सीदड़ा गांव के अंतर्गत कई ढाणियां व्यक्तिगत नामों से बनी हुई है। उनको ढाणी भी कहते हैं, पल्ली कहते हैं, पुराना बस्तियां भी कहते हैं। और ये बस्तियां पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में और खनन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है छात्रों। आज हमने ग्रामीण अधिवासों की 4 प्रकार के अधिवासों की चर्चा की हमने। पहला सघन, दूसरा प्रकीर्ण, तीसरा मिश्रित और चौथा पल्ली। ये महत्वपूर्ण है ग्रामीण अधिवासों का। आगे की कक्षा में हम छात्रों ग्रामीण अधिवासों की बस्तियों की प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार की प्रतीत होती दिखाई देती है। फिर आगे हम नगरीय बस्तियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।